कि जब एक साथ इतने फ्रंट के ऊपर एक साथ हमला हो रहा है तो उसको डिफेंड कहाँ करना है, और उसके साथ उसके जो सरप्राइज एलिमेंट है उतना ही बढ़ जाता है। तो करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो मिसाइल आ रही है आपके पास। और सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे स्ट्राइक्स बहुत टाइमली थे और इतनी स्पीड पे थे कि जो पाकिस्तान बिल्कुल सरप्राइज हो गया। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात फिर से ऑपरेशन सिंदूर पर। करीब करीब महीने भर बाद भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नई नई बातें सामने आ रही है। पाकिस्तान को अब भी डर सता रहा है कि भारत कहीं फिर से हमला न कर दे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं एयर मार्शल RGK कपूर। एयर मार्शल कपूर सेंट्रल कमांड के हेड रह चुके हैं। 5,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है, यानी वायुसेना ने ऑपरेशन में जो कुछ किया है उसको बेहतर तरीके से समझते हैं। एयर मार्शल कपूर, सबसे पहली बात तो एनडीटी में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। थैंक यू सर। सर, आम लोगों के लिए अगर समझे तो आधा एक घंटा कोई खास मायने नहीं रखता है, लेकिन वायुसेना ने मात्र 23 मिनट में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान कैसे कर लिया? ये देखिए, जो भी एक ऐसा ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन होता है ये, और इसको प्लान करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे एसेट्स और प्रोसीजर्स और मिशन प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इन सब चीजों को एक साथ ही अटैक करना है और जो टारगेट है उस पर ऑलमोस्ट एक साथ पहुंचना है। तो उसके लिए जो जो एसेट हमारी, जो प्लेटफॉर्म हमारा तेज जा रहा है वो सबसे अंत में जाएगा, और जो सबसे स्लो जा रहा है वो सबसे पहले जाएगा, तो जिससे कि जो अफेक्ट है उसको कंप्रेस करा जाए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने कम टाइम में हम ये अटैक पूरा करेंगे उतना ही हमारे दुश्मन को कम टाइम मिलेगा रिएक्ट करने के लिए। उतना ही मुश्किल उसको हो जाएगा कि जब एक साथ इतने फ्रंट के ऊपर एक साथ हमला हो रहा है तो उसको डिफेंड कहाँ करना है, और उसके साथ उसके जो सरप्राइज एलिमेंट है उतना ही बढ़ जाता है। तो इसलिए जो 23 मिनट है वो आप इस तरह देखेंगे कि जो वेपन जा रहे हैं, जैसे हमने 9 टेरर टारगेट्स लिए थे, उन 9 टेरर टारगेट्स में हमने क्या किया, हमने जो 2 टारगेट थे बहावलपुर और मुरीद के, उसको एयरफोर्स को सौंपा गया। और जो बाकी टारगेट थे ऊपर जो पीओके में थे, कोटली और मुजफ्फराबाद और उस एरिया में जितने भी थे, उसको हम लोगों ने दिया था लॉइटरिंग म्यूनिशंस, जो एक ड्रोन की तरह होते हैं जिसमें एक एक्सप्लोजिव होता है, वो दिया था हमने आर्मी के जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस थे, और साथ में जो भी जॉइंट ऑपरेशन हुआ था। तो इसमें ये कब उड़ान भरेंगे, वो कितना कम डिटेक्ट होंगे, और जो कब सबसे कम नोटिस देंगे, ये बात होती है। तो इस ऑपरेशन को प्लान करना और एग्जीक्यूट करना ये दिखाता है कि भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना में कितना बढ़िया तालमेल था, और उन्होंने किस तरह से इन टारगेट को एनालाइज किया कि भाई उस टारगेट पे कौन सा वेपन सबसे अच्छा काम करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसमें इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर इंटेलिजेंस सही नहीं है तो वो टारगेट पे जब हिट कर रहा है, जैसे हमें पता चला कि करीब 100 टेररिस्ट मरे हैं इसमें, टेररिस्ट हो या उनकी फैमिलीज हो या उनके डिपेंडेंट हो। तो अगर ये थोड़ा लेट होता या थोड़ा जल्दी होता तो मैसेज मिल जाता उनको, एक वार्निंग मिल जाती कि भाई ये अटैक हो रहा है, और वो खाली कर सकते थे। तो ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि हम उसको है ना टाइम को कंप्रेस कर देते हैं कम से कम टाइम में, जिससे कि एक दूसरे को पूरा ये 500-600 किलोमीटर फ्रंटेज पे ये अटैक हुआ। जब आप देखें नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर से लेके बहावलपुर तक, तो अगर ये इतने फ्रंटेज पे अटैक हुआ तो इन सब जितने भी एसेट्स हैं उन सबको सिंक्रोनाइज करना पड़ा, जिससे कि वो टेररिस्ट को पता चले
कि भाई ये अटैक साथ में हो रहा है, उनको कोई नोटिस ना मिले, उनको कोई वार्निंग ना मिले। पाकिस्तान जो एयर डिफेंस है उसको वार्निंग ना मिले, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट जो है जो इन सबको सपोर्ट कर रहा है उनको वार्निंग ना मिले, और हमारा ऑपरेशन एकदम क्लियर और क्लीन खत्म हो। और बिना एलसी, लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी को क्रॉस किए बिना, यह भी एक जस्ट लाइक इम्पॉसिबल ऑपरेशन था सर, जिससे अंजाम दिया गया है कि हम एलसी क्रॉस नहीं करेंगे, आईबी क्रॉस नहीं करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप बालाकोट पे जाएं और उरी पे जाएं तो आपने देखा होगा कि हमने एलसी क्रॉस करी। इनफैक्ट बालाकोट में तो हमने पाकिस्तान एयर स्पेस के अंदर जाके अटैक किया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास जो कैपेबिलिटी थी, जो वेपन्स थे, वो हमको अलाउ नहीं करते थे कि अपने यहाँ से। दूसरी बात यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई जब आप अटैक कर रहे हो तो आपकी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को आई थिंक पता था कि भारत अटैक करेगा और रिटेलिएशन होगा, लेकिन इस स्केल पे होगा वो आई थिंक पाकिस्तान को भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पहले देखा कि उरी में सिर्फ एक जगह अटैक किया और बालाकोट में भी एक ही जगह अटैक किया। इस बार जो अटैक था वो पूरे फ्रंट में था, और जो कैपेबिलिटी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने इन 5-6 सालों में डेवलप करी है, जैसे आप देखें आजकल जो वॉर्स हो रहे हैं, रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास, इसमें ज़्यादातर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब आपने देखा कि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तब भी उन्होंने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज किए थे, जबकि उन्हें और कई कई जगह उन्होंने ईरानियन एयर स्पेस में एंटर भी नहीं किया था। तो उसी तरह ये जो फिलॉसफी है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक, लंबी दूरी से एकदम घातक हमला करना, तो ये एक कैपेबिलिटी है जिसके लिए आपको जहाज और वेपन को मैच करना पड़ता है। और उसी तरह लॉइटरिंग म्यूनिशंस और जो ड्रोन्स होते हैं, कामिकाजे ड्रोन्स जो बोलते हैं, जिसको वन वे ड्रोन बोलते हैं, वो भी उसी तरह से होते हैं कि उसकी रेंज और उसकी जो एक्सप्लोजिव क्षमता है वो सब मैच की जाए। तो इसलिए अब इन पिछले 5-6 सालों में जिस तरह से भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना ने जो कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ाई हैं, उससे हमको जरूरत ही नहीं पड़ी कि हम पाकिस्तान की एयर स्पेस में जाने की जरूरत ही नहीं। मतलब जो उड़ी के बाद जो 2016 में हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का जो था बालाकोट स्ट्राइक, जिसमें आप भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक उसमें उस ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, तो उससे ये स्ट्राइक काफी हद तक अलग था सर, ऑपरेशन सिंदूर अब तक का बिल्कुल सबसे बहुत अलग था। उस टाइम हमारे पास ऐसे वेपन थे नहीं जो 300-400 किलोमीटर की रेंज के वेपन हो या 100-150 किलोमीटर रेंज के वेपन। उस टाइम हमारे पास जो वेपन्स थे वो काफी कम के रेंज के थे, तो इसलिए हमको टारगेट के पास जाना पड़ता था। लेकिन अब जो हमारे पास स्कैल्प है और ब्रह्मोस है, हैमर है, जो क्रिस्टल मेज 2 है, रैम्पेज है, ये सब वेपन्स ऐसे हैं, ये 200-250 किलोमीटर से ज्यादा जाते हैं। तो अब ये 200-250 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमको उनकी एयर स्पेस में जाने की तो जरूरत पड़ेगी। और क्योंकि ये इतने बढ़िया वेपन है कि इनकी जो सीईपी बोलते हैं, जो मारक क्षमता है और जो एक्यूरेसी है, वो 2-3 मीटर की एक्यूरेसी होती है। तो इसमें जो एक्सप्लोजिव पावर है और जो एक्यूरेसी है, इन दोनों को अगर इनका मिश्रण करेंगे तो इससे जो दूर से हम जो प्रहार कर सकते हैं उसकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये हमारे पास कैपेबिलिटी बालाकोट के टाइम नहीं थी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जब आप थल सेना को यूज करते हैं तो आप अगर आप सेना को उसमें जवानों को यूज करते हैं किसी अटैक के लिए, किसी कमांडो रेड के लिए, तो उनको जाना पड़ेगा वहां। जबकि भारतीय वायुसेना की ये कैपेबिलिटी है कि अब आप स्टैंड ऑफ अटैक कर सकते हैं। और ये एक बहुत बढ़िया बात अभी हमारे सीडीएस जो शांग्रीला डायलॉग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिंगापुर में उन्होंने कहा कि ये
एक नो कांटेक्ट मल्टी डोमेन ऑपरेशन। तो नो कांटेक्ट का मतलब ही ये होता है कि हम किसी देश की एयर स्पेस में नहीं जाएंगे, उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, उनके जो फाइटर्स हैं और उनकी जो एयर डिफेंस है उसके रह के हम ये अटैक कर सकते हैं। इसको अगर आप देखा जाए तो एक जो बहुत ही चाइना ने बहुत साल पहले स्ट्रेटजी डेवलप की थी जिसको हम बोलते हैं A2AD, एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल। तो ये एक कैपेबिलिटी होती है। एंटी एक्सेस का मतलब क्या होता है कि आप किसी को अपने यहाँ आने ना दें। तो जैसे हमारे पास S-400 और MR-SAM है, तो ये पाकिस्तान के बहुत अंदर तक प्रहार कर सकती है उनके एयरक्राफ्ट के ऊपर। उसी तरह अगर वो आ जाते हैं तो हमारे एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग है कि हम उनको मार सकते हैं। तो ये जो फिलॉसफी वो यूज किया था हमने। सर, जैसे ब्रह्मोस की बात आप कर रहे थे, तो ब्रह्मोस तो अब पाकिस्तानियों के सपने में भी आ रहे हैं। पहली बार ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ, अगर कहीं इस तरह के वॉर लाइक सिचुएशन की बात करें, दुनिया में डंका बज गया। क्या ब्रह्मोस में ऐसी खासियत है कि पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि क्या तबाही बच गया सर? देखिए, ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो एक बहुत ही पतली सी मिसाइल है और बहुत तेज जाती है। उसमें जब हम लोगों ने उसकी रेंज बढ़ाई है तो वो काफी ऊपर जाती है। पहले जब लॉन्च होती है उसके बाद 15 किलोमीटर की हाइट तक जाती है। और वहां पर उसको देखा जाए, अगर जब आप राडार उसको देख रहा है मिसाइल को, तो उसका फ्रंटल एरिया इतना कम है, तो उसका रेडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि रेडार उसको बहुत देर तक देख नहीं पाते। तो जब वो बहुत पास आती है तभी रडार उसको शायद देख ले। और जब वो बहुत पास आ गई है तो उसके पास, और वो उसकी स्पीड है 2.8 to 3.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। इसका मतलब अगर आप सिर्फ किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देखें तो करीब 3,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो मिसाइल आ रही है आपके पास जी। तो जो दुश्मन है उसके रेडार को और उसके एयर डिफेंस को इतना टाइम ही नहीं मिलता है कि वो रिएक्ट कर पाए। और क्योंकि वो ऊपर से अटैक करती है और वो डिफरेंट एंगल पे अटैक कर सकती है, तो वो उतना कम टाइम देती है और उतना ही ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है। तो क्या पाकिस्तान जी और ब्रह्मोस और पाकिस्तान को एक्चुअली पता नहीं चला कि एक साथ, कोई बोलता है 11 ब्रह्मोस फायर हुई थी, कोई बोलता है 15, जितनी भी फायर हुई उसका एंड रिजल्ट क्या है, जो इंग्लिश में बोलते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। तो जो भारत ने ब्रह्मोस यूज किए उसकी एक्यूरेसी और उससे जो डैमेज पाकिस्तान को हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितनी फायर करी उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। तो क्या हमें हाँ जी तो क्या पाकिस्तान की जो पिटाई हुई है, तो क्या केवल ब्रह्मोस मिसाइल से हुई, जिसकी चर्चा ज्यादा है, कि स्कल्प हुआ, हैमर हुआ, और भी जो बाकी कई इस्तेमाल किया गया, जरा उसके बारे में बताएं दर्शकों को, जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही लेकिन उसने भी बहुत इफेक्टिव काम किया है। हाँ, बहुत बिल्कुल। अगर आप देखें तो इनिशियल जो सबसे पहले जो स्ट्राइक हुई थी उसमें ज्यादातर ब्रह्मोस नहीं, स्कैल्प, हैमर और शायद रैम्पेज जो एक इजरायली मिसाइल है, ये तीन ज्यादातर यूज हुई हैं। और ब्रह्मोस दूसरे राउंड में जो 9 और 10 तारीख को जब हमने उनके 9 एयरफील्ड्स और 3 कमांड सेंटर्स पर अटैक किया था, उसमें ब्रह्मोस और स्कैल्प यूज हुआ। ये जितने भी वेपन्स हैं, ब्रह्मोस हो, स्कैल्प हो, ब्रह्मोस में एक स्क्रैमजेट होता है जो पहले बूस्टर होता है, उसके बाद वो जेट इंजन शुरू हो जाता है। लेकिन वो स्क्रैमजेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको 3.5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड जाना है। जबकि जो स्कैल्प है, जिसको अगर आप देखें तो यूके में स्टॉर्म शैडो भी कहा जाता है और उसका बहुत यूज हुआ है यूक्रेन रशिया वॉर में। वो एक सबसोनिक वेपन है और वो उसमें एक जेट इंजन होता है।
तो वो उसमें वो जेट इंजन की वजह से वो फ्लाई कर सकता है, मनूवर कर सकता है अपने टारगेट पे पहुंचने के लिए। और तीसरा स्पाइस है, और स्पाइस हाँ। में कुछ नहीं होता है, वो एक ग्लाइड बॉम्ब है जिसमें विंग्स निकलते हैं जिससे कि उसकी रेंज बढ़ा दी जाती है। और रैम्पेज है, रैम्पेज एक प्रॉपर मिसाइल है, जो एक रॉकेट फ्यूल्ड है। उसमें सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर होता है, और उसमें उसकी वजह से वो बहुत हाई स्पीड पे और बहुत एक्यूरेटली जाता है। तो ये सारे मिसाइल्स का जो फ्लाइट पाथ होता है, जो उसकी रूट लेता है, जिस तरह से अटैक करता है, जिस तरह से उसकी मारक क्षमता है, वो सबकी अलग अलग, वो सब थोड़ा सा क्लासिफाइड मैटर हो जाता है कि उसमें क्या एक्सप्लोजिव होता है, कैसे होता है, क्या होता है वो, और कितनी रेंज है। ये सब बातों का कोई मीनिंग नहीं है, बस इतना कहना शायद ठीक होगा कि सब ने उसको बहुत ही एक एफिशिएंट तरह से भारतीय वायुसेना ने यूज किया और एम्प्लॉय किया, जिससे कि हम भारतीय वायुसेना में एक चीज बोलते हैं, वेपन टू टारगेट मैचिंग। जो टारगेट होता है उसके लिए वेपन होना चाहिए, जो टारगेट के को जो बचा रहा है, उस जिसकी जो टारगेट की रक्षा कर रहा है, एयर डिफेंस, उसके अगेंस्ट वो वेपन इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए वो यूज इस तरह से हम लोगों ने एम्प्लॉय किया, जिससे कि जो टारगेट हमको डिस्ट्रॉय करना था, क्षतिग्रस्त करना था, वो हम कर पाए। तो ये सर हर तरह का वेपन एक डिफरेंट एम के लिए होता है और डिफरेंट टारगेट्स के लिए होता सर एक और महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस बार अगर वारलेक सिचुएशन की बात करें, जो 4 दिन का एक संघर्ष जो हुआ पाकिस्तान के साथ में, नौसेना ने हमला नहीं किया, हाँ घेराबंदी जरूर किया था। अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी भी 10 से 15% आर्मी के स्ट्रेंथ पावर का इस्तेमाल हुआ है, वायुसेना ने पावर का इस्तेमाल किया, और मात्र 23 दिन में पाकिस्तान जो है तास नस हो गया। अगर हम फुल स्ट्रेंथ के साथ आते तो फिर पाकिस्तान की हालत क्या होती? बिल्कुल राजीव, पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो सकती थी, क्योंकि हमने सिर्फ जो भी स्ट्राइक्स किए वो सिग्नलिंग के लिए किए, जी। और सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे स्ट्राइक्स बहुत टाइमली थे, और इतनी स्पीड पे थे कि जो पाकिस्तान बिल्कुल सरप्राइज हो गया। नहीं चला कि इतनी थोड़ी देर में इतने सारे टारगेट एक साथ एड्रेस हो गए हैं, और वो टारगेट ऐसे नहीं है कि बिल्कुल पास हो इंटरनेशनल बॉर्डर के या एलओसी के। रावलपिंडी भले ही पास हो, लेकिन सरगोदा पास नहीं है, रफीकी पास नहीं है, सकर पास नहीं है। अगर आप देखें मलीर, जहां पर उनका हमने एक एयर डिफेंस रेडार टारगेट किया, वो कश्मीर कराची के से भी दूर। तो अगर आप देखा जाए तो उनके जितने भी टारगेट हैं, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम JNK से लेके सिंध प्रोविंस तक उनके जो भी एयरफील्ड्स हैं, एयर बेसिस हैं, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हैं, एयर डिफेंस के उनके जो रेडार हैं, या उनके एयर डिफेंस वेपन्स हैं, या सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, उन सबको हम साइमल्टेनियसली टारगेट कर सकते हैं। और जो ये टारगेटिंग हम लोगों ने की, जो हमने टारगेट चूज किए, वो एक क्लियर मैसेज देने के लिए थे कि भाई आप हमें आपके बारे में इतना पता है, और हम आपको इतना एक्यूरेटली टारगेट कर सकते हैं। तो अगर हम लेकिन इसको कर सकते हैं तो जी हम इससे कहीं ज्यादा आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। नहीं, मैं वही तो ये समझना चाह मैसेज, रहा हूँ जी, लोगों के लिए, आम दर्शकों के लिए, कि हम अगर पूरी ताकत के साथ, वायुसेना भी पूरी ताकत के साथ, थल सेना जिसका 15% के लगभग इस्तेमाल हुआ वो भी पूरी ताकत के साथ, और नौसेना जो केवल घेराबंदी किया हुआ था, अगर फुल स्ट्रेंथ में आता तो पाकिस्तान की हालत क्या होती? कितना देर वो टिक पाता? क्या कर पाता सर? वो बहुत ज्यादा नहीं टिक पाता। और जो उनका जितना अगर हम बोले कि हमने 23 मिनट में उनका 20% एयरफोर्स खत्म कर दिया, तो ये एक आप यार्डस्टिक लेके चल सकते हैं हम्म। कि अगर हमने 20% उनका एयरफोर्स इतनी जल्दी खत्म कर दिया, तो हम पूरा एयरफोर्स खत्म करने के लिए हमें कितना टाइम लगता है। और हम्म। ये भी एक वेव करी हमने, एक या जी। मैक्सिमम 2 वेव। तो अगर
अभी और इसमें आप देखेंगे कि हमने बहुत सारे जो हमारे पास वेपन्स थे, जो लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हैं, लॉन्ग रेंज जो मिसाइल सिस्टम्स हैं हमारे, सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस है, उसका तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ, और जो नेवी के ब्रह्मोस हैं उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, नेवी के जो और मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अगर आप देखें तो इसको ये कहना तो थोड़ा मुश्किल होगा कि कितने दिनों में खत्म हो जाता है या कितने घंटों में खत्म हो जाता है, लेकिन ये कहना सही होगा कि इसमें बहुत टाइम नहीं लगता। सर एक और बात कि इस जो ऑपरेशन है, हमले की बात करें तो दो बातें निकल के आती है कि एक, आप कितना दुश्मन पर हमला करते हैं सर, अटैक की बात करते हैं, तो डिफेंस की बात करते हैं। तो इस बार हमारा डिफेंस में भी बहुत उसकी चर्चा भी, हमने पाकिस्तान को नुकसान तो बहुत ज्यादा पहुंचा है, हमारा बहुत ज्यादा पाकिस्तान नुकसान नहीं पहुंचा है। एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो रही है सर, तो जरा इसके बारे में कुछ बताएं। कुछ जैसे आकाश की बहुत चर्चा हो रही है सर, S-400 की चर्चा हो रही है, थोड़ा बताएं ये कैसे काम करता है सर, अगर आम दर्शकों को सर। हाँ, और क्या क्या है? तो बेसिकली होता क्या है कि पहले हम लोग आर्मी के अपना नेटवर्क होता था, वो उनके जो एयर डिफेंस वेपन्स हैं और सिस्टम्स हैं और उनके रेडार्स हैं, वो अपने ढंग से काम करते थे। भारतीय वायुसेना के अपने ढंग से काम करते थे। भारतीय वायुसेना ने एक बहुत इम्पोर्टेंट फैसला लिया काफी साल पहले कि हमें जितने भी हमारे रेडार हैं वो सब हमारे को नेटवर्क करना है। तो वो नेटवर्क का हमने नाम दिया, हमने इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम IACCS बोलते हैं। और हमने उसको जगह जगह पर एक उसकी हम जो बोलते हैं नोड बनाई है, जो कमांड के हिसाब से, एरिया ऑफ ऑपरेशन के हिसाब से मैन होती है। इसकी खासियत यह है कि आप कहीं भी भारत में बैठे हों, आपको पूरे भारत की सारे सेंसर्स की एक सिंगल पिक्चर मिलती है। अच्छा, तो वो सबसे बड़ी चीज है। मतलब पाकिस्तान में जो उड़ रहा है और जो टेक ऑफ भी कर रहा है उसका भी पता चल सकता है। तो हमें इतना पता चल जाता है कि उनकी एयर एक्टिविटी के बारे में पूरा पता रहता है। अब हमने क्या किया उसके बाद, आर्मी ने एक सिस्टम बनाया, आकाश तीर। वो आकाश तीर क्या करता है? वो आकाश तीर आर्मी के जितने सेंसर हैं और जितने वेपन सिस्टम्स हैं वो उसको इंटीग्रेट कर देता है, और वो इंटीग्रेट करके वो कहीं से IACCS में जुड़ जाता है। जिससे क्या होता है कि अब हमारे पास ये एबिलिटी हो गई, ये क्षमता हो गई कि हम जितने भी भारतीय वायुसेना के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम हो, एयर डिफेंस सिस्टम मतलब हमारे इगला हो, आकाश मिसाइल सिस्टम, MR-SAM मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर मिसाइल सिस्टम, पिचोरा मिसाइल सिस्टम जो पुराना है, और S-400 मिसाइल सिस्टम। सब इसके साथ हमने आर्मी के जो आकाश हैं, आर्मी के जो L-70 हैं, आर्मी के जो शिल्काज हैं, आर्मी का जो काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम, तो ये जितने बहुत सारे हजारों सिस्टम्स ऐसे हैं जो पहले अलग अलग काम करते थे, अब हमने उन सबको इकट्ठा एक सबको जोड़ डोर में बांधा। और इस डोर में बांधने से ये हुआ कि हम उनको मल्टी लेयर डिफेंस में डिप्लॉय कर पाए। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले हमारी जो गैप्स रह जाती थी, अब हम वो गैप्स नहीं है, और उसका एक सिंगल कमांड एंड कंट्रोल हो गया IACCS के थ्रू कि भाई आपको टारगेट कहाँ से आ रहा है, आप पहले उसको बता देंगे कि भाई टारगेट ये आपके ऊपर अटैक होने वाला है और आप ये टारगेट आपके लिए आ रहा है, आप इसको टेक ऑन कर। तो इससे हुआ क्या कि जो एक छोटा L-70 गन को ट्रूप में एक मैन कर रहा है, उसको पता चल गया कि मेरे पास ये थ्रेट आने वाली है। अच्छा, वो उसको थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार है। और इसी वजह से क्या हुआ कि हम उनकी जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं और ड्रोन्स हैं, उन सब को हम लोग अच्छी तरह न्यूट्रलाइज कर पाए बिफोर वो हमारे टारगेट पे रीच कर पाते, बिफोर हमारे एयरफील्ड पे या सिविलियन टारगेट पे रीच कर पाते। सर ये एक इंडिजिनस सिस्टम हुआ। इससे ये पता चला कि भाई आकाश मिसाइल सिस्टम एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल को खत्म कर सकती है,
आकाश मिसाइल सिस्टम एक उनके स्टैंड ऑफ जो दूर से मार किया गया एयर टू सरफेस वेपन है, उसको आइडेंटिफाई कर सकती है और उसको टारगेट कर सकती है। सर एक और बात कहा जाता है कि वायुसेना की बात करें, देसी सिस्टम की बात करें, तो वायुसेना के बारे में कहा यह जाता है कि विदेशी सिस्टम पर, वेपन सिस्टम पर, चाहे एयरक्राफ्ट की बात करें, बाकी उस पर ज्यादा ट्रस्ट करता है। तो ये जो ऑपरेशन, जो कार्रवाई हुआ, उसमें क्या कुछ ऐसा था कि ज्यादा भरोसा किया विदेशी हथियारों पर, या ज्यादा डिलीवरी की अगर बात करें तो जो हमारे देश से बने हुए वेपन सिस्टम, उसने ज्यादा कुछ किया सर, या दोनों देखिए कंबाइन? दोनों कंबाइन था। ये कहना गलत होगा कि भारतीय वायुसेना सिर्फ इंपोर्टेड हथियारों पे बिलीव करती है। भारतीय वायुसेना उस पे बिलीव करती है जो ऑपरेशनली केपेबल। अगर हमारे यहाँ पर ऑपरेशनली केपेबल चीज हमको दी जाएगी तो हम उस पर क्यों नहीं बिलीव करेंगे। और हम लोगों ने ही आत्मनिर्भरता को इतना बढ़ावा दिया है, इतना सपोर्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारे पास लॉन्ग रेंज वेपन्स इंडिजिनसली नहीं बने। तभी तो हम सिर्फ ब्रह्मोस है अभी। तो ब्रह्मोस अगर इंडिजिनस वेपन है, हमने उसको यूज किया, तो इसमें हमारी उसमें पूरी की पूरी ट्रस्ट थी। हमने उसके ऊपर पूरा भरोसा किया और उसको यूज किया। अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम ब्रह्मोस को नहीं यूज करते। ये सिंपल सी चीज है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई भारतीय वायुसेना सिर्फ इंपोर्टेड चीजों पे बिलीव करती है। हमने एलसीए को भी उतना ही एम्प्लॉय किया। अब ये अलग बात है कि कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट हमारी एयर स्पेस में आया ही नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ S-400 और MRSAM। और S-400 हमने इंपोर्ट किया है। कल को जब DRDO कुशा को सक्सेसफुली ऑपरेशनलाइज कर देगा तो हमको और S-400 या इवन S-500 इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। एक किसी प्रोग्राम में मैंने पहले भी कहा था, जब ये डिबेट चल रही थी कि भाई हमको S-500 इंपोर्ट करना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको S-500 इंपोर्ट करने की। जब हमारे पास सारे कंपोनेंट हैं एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के लिए, तो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो DRDO को प्रूव करना पड़ेगा टाइम रहते हुए। जिस तरह से हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज वेपन चाहिए हमको, DRDO को डेवलप और प्रोडक्ट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है? सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम रही है हमारी टाइमलाइंस की। हमको कुछ बोला जाता है कि हम इतने टाइम में आपको ये कैपेबिलिटी देंगे, लेकिन वो कैपेबिलिटी आती नहीं है। और वो कैपेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये है कि डेवलपमेंट से लेके प्रोडक्शनाइजेशन तक और प्रोडक्शनाइजेशन से ऑपरेशनलाइजेशन तक, ये जो टाइमलाइन है, ये जो समय लगता है, इसको हमें सबसे छोटा करना पड़ेगा। और इसके लिए जो भी हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट एजेंसीज हैं और जो प्रोडक्शन एजेंसीज हैं, उसको इसके लिए अपनी कमर कसनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, एक अंतिम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि क्या भारत जो है पाकिस्तान पर फिर से हमला कर सकता है? पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है, और क्या लोगों की अब उम्मीदें बढ़ रही है, हर जगह की बात करें कि अब हम क्या POK ले सकते हैं? जितना हमने पावर दिखाया पाकिस्तान पूरा फैसला। देखिए, जैसा कि आई थिंक हमारी गवर्नमेंट ने सीधे सीधे शब्दों में कहा था कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर एक काउंटर टेरर ऑपरेशन है, नॉन एस्केलेटरी है, और हम उसी डोमेन में रिस्पॉन्ड करेंगे जिस डोमेन में हमारे ऊपर अटैक होगा। तो हमारे ऊपर तो अटैक हुआ मिलिट्री और सिविलियन टारगेट के ऊपर, लेकिन हमने सिर्फ मिलिट्री टारगेट पे अटैक किया, क्योंकि एक आई थिंक भारत एक बहुत रिस्पॉन्सिबल देश है। हमको पाकिस्तान को खत्म करना है या ना करना है, आई थिंक वो डिबेट नहीं है अभी, क्योंकि भारत का आई थिंक फोकस है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इकोनॉमिक एबिलिटी पे। हम कितने प्रॉस्पर करें, हमारा देश कितना प्रॉस्पर करे और कितना स्ट्रांग हो। और POK सर, जिसको लेके पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो चला है, हर लोगों की इच्छा है कि POK आ जाए। POK में भी लोग नारे लगा रहे हैं भारत के पक्ष में, शामिल होना चाहते हैं। अगर आ गया अगर अगर हमारी सरकार हमारी मिलिट्री को बोलती है कि भाई
ये हमारा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करेगी हमारी मिलिट्री, और उसको उसके लिए जो भी जरूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये कहना कि भाई हमें पीओके ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और लेकिन अगर क्या हमारे पास क्षमता है, तो कई चीजों में है, कई चीजों में थोड़ी क्षमता बढ़ानी होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान में जो होगी उसमें चाइना की एक बहुत अहम भूमिका होगी। तो उस भूमिका को ध्यान हमें रखना पड़ेगा कि भाई चाइना की क्या भूमिका होनी है उसमें। क्योंकि अगर आपने देखा हो ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना ने भले ही डायरेक्ट सपोर्ट नहीं किया हो, ओवरटली दिखा के सपोर्ट नहीं किया, लेकिन सपोर्ट था। ये सब ने एक्सेप्ट किया है कि भाई चाइना का सपोर्ट था। और ये एक बड़ा सवाल है कि समय आ गया है कि नहीं, वो समय आया है या नहीं, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का डिसीजन होगा, वो मिलिट्री लीडरशिप का डिसीजन होगा। तो चलिए सर, एनडीटीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना के ऑपरेशन को इतनी बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को शुक्रिया सर, एक बार फिर से थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।